सुनिए, कहेगा आपसे 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी भी जयंती मनाई गई? तो 137वीं, क्या 137वीं जयंती मनाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती का केमा जयंती मनाया गया। अच्छा, किसान आंदोलन आपका जो थे उसका नेता भी कौन थे? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती। एक आपका कौन सरस्वती होते हैं? दयानंद सरस्वती, जो बोले थे वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कौन बोले? और कहेगा दयानंद सरस्वती सबसे पहली बार स्वराज शब्द का यूज किए। कहेगा कि स्वराज वर्ड जो है उसका सबसे फर्स्ट टाइम यूज कौन किया था? दयानंद सरस्वती। मगर कहेगा स्वराज शब्द का यूज कांग्रेस के मंच पर से पहली बार कौन किए? दादा भाई नौरोजी। 1906 दादा भाई नौरोजी 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की व्यवस्था कर रहे थे और उस समय वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो उनका अध्यक्षीय भाषण कौन पढ़ेंगे? तो याद है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण उनका अध्यक्षीय भाषण जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पढ़ा जाएगा। किनका? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती नहीं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ही पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखा? रफ्त गुफ्तार भी कौन लिखा है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहली बार आपका प्रति व्यक्ति आय का आकलन किए थे और उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया आया था? 20 रुपया। कितना रुपया था? 10 रुपया। और द थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति है जो पारसी व्यक्ति है और कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कहेगा ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति बताइए जो पारसी व्यक्ति है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का अधिवेशन करने वाला पहला हिंदू कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी। पहला आपका हिंदू कहेगा या पहला व्यक्ति कहेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था और पहले इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था, पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। भारतीय राष्ट्रीय संघ। और दादा भाई नौरोजी के सहयोग से, दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पड़ा। और कांग्रेस जो है उत्तरी अमेरिका से शब्द लिया गया है और इसका मतलब होता है लोगों का समूह, द ग्रुप ऑफ पीपल कहा जाता है कांग्रेस का मतलब। और याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था तो होना था इसका कहां पे? तो पुणे में होना था, मगर पुणे में प्लेग फैल गया था। तो पैसे पुणे पैसे प्लेग याद रखिएगा। तो प्लेग फैल जाने के कारण इसका पहला अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ। कहां पे हुआ? मुंबई के गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी। मुंबई के गोकुल भाई तेजपाल, पीछे चल जा, गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी याद रखना है। गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी याद रखना है। वहीं पर पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन का दस्ता हुआ। ठीक है, तो याद रखना। और पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन का दस्ता हुआ था तो 72 लोग शामिल हुए थे। कितना लोग? पहली बार जब कांग्रेस का अधिवेशन का दस्ता होगा तो कितने लोग शामिल होंगे? तो 72 लोग। कितना लोग? 72 लोग शामिल होंगे, ये भी याद रखिएगा। तो कांग्रेस का स्थापना कब? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। और कहेगा जब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें कौन से व्यक्ति नहीं थे? तो सत्येंद्र नाथ है ना, सत्येंद्र नाथ, क्योंकि वो आपका 1876 में आपका इंडियन एसोसिएशन आपका जब स्थापना हुआ था उसका स्थापना वही किए थे और वही आपका उसमें बिजी रह गए थे। उसमें क्या रह गए थे? बिजी रह गए थे। सत्येंद्र नाम था ना, सुरेंद्रनाथ। हाँ, वही सर से नाम देने कंफ्यूज हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे और उसी के कार्यक्रम में वो बिजी रह गए थे, इसलिए 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होने वाला था उसमें शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा। और क्या ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कभी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं किया है? तो बाल गंगाधर। ये क्वेश्चन अलग से आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सही था ऐसे ही, उसमें एक ऑप्शन रहेगा बाल गंगाधर तिलक। और वही बाल गंगाधर तिलक जिनको इंडियन अंड्रेस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? इंडियन अंड्रे, यानी कि इनको इंडियन अंग्रेज याद रखिएगा। भारतीय शांति का जनक कहा जाता है आपको बाल गंगाधर तिलक को। और इनको बोला था वैलेंटाइन सी रोल। ये बात कौन बोला था?
अपना पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में, अपना पुस्तक इंडियन अनरेस्ट, तो वैलेंटाइन सिरोल का एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, और उसमें बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया है कि भारतीय अशांति के जनक कौन है, याद है बाल गंगाधर तिलक। वही बाल गंगाधर तिलक जो 1908 से 14 तक 6 साल तक जेल में बंद रहे म्यांमार के मांडले जेल में, और वही बैठे बैठे उस जेल में आपका गीता रहस्य लिखे। क्या लिखे? गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक वही है जो 1893 में याद रखना है गणेश पूजा और 1895 में शिवाजी पूजा कहाँ शुरुआत किए थे? कौन? बाल गंगाधर तिलक। वही बाल गंगाधर तिलक जो 1881 में इनका पुस्तक आया था, पत्रिका आया था, एक मराठा और एक केसरी। मराठा इंग्लिश भाषा में है और केसरी मराठी भाषा में है। मराठा किस भाषा में, केसरी किस भाषा में? तो बाल गंगाधर तिलक ये आप गरम दल के नेता थे। कैसे थे? गरम दल के नेता। और इन्हीं का मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और उसके बाद ही असहयोग आंदोलन, उसी डे 1 अगस्त के दिन असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन क्या हुआ था? शुरुआत। और उसके बाद तिलक स्वराज फंड में आपका 1 करोड़ रुपया जमा उस जमाने में हुआ था, और कहा गया था कि 20 लाख आपका चरखा भी वितरित किया गया था लोगों में, ठीक है, उस पैसा से, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछ लेगा तो याद रखना है। और तिलक जो है इनको लोकमान्य के नाम जानते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को क्या जानते हैं? लोकमान्य के नाम से हम लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और यही बाल गंगाधर तिलक 1916 में याद रखिए होम रूल लीग की स्थापना किए थे, होम रूल लीग की स्थापना। और उसके सितंबर में आपका देखिए ये आपका कब किए हैं? तो अप्रैल माह में आपका याद रखिएगा होम रूल लीग 1916 में। और इनका जो आपका था वो आपको याद रखना है कहां पे था? तो आपका पूर्व वाला इलाका इनका याद रखिएगा, ठीक है, इनका कर्नाटक वाला इलाका याद रखेगा, और आपका महाराष्ट्र वाला इलाका इनका था बाल गंगाधर तिलक का। मगर इनके अलावा जो भी हम नाम बोले, इसके अलावा जो बच गया वो सब एनी बेसेंट का इलाका हुआ करता था। जब एनी बेसेंट सितंबर में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और इनका मुख्यालय आपका अडयार में था। कहां था? अडयार। इनका मुख्यालय कहां था? अडयार। और आपका सचिव बनाए थे अरुणडेल को। किसको बनाए थे? अरुणडेल। वही एनी बेसेंट जो 1893 में आयरलैंड से भारत आई थी, और कहेगा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ठीक है, प्रभावित कौन किया? तो याद रखिएगा कौन? आपका एनी बेसेंट। माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को हम लोग जानते हैं। द कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया आपका कौन लिखा था? ठीक है, यंग इंडिया बोलेगा तो महात्मा गांधी, न्यू इंडिया बोलेगा तो कौन? एनी बेसेंट। और यही याद रखें 1916 में आपका की थी होम रूल लीग। और पहली महिला जो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी एनी बेसेंट ही होगी 1917 के कोलकाता अधिवेशन। 1917 कौन सा अधिवेशन? कोलकाता। और कहेगा भारत की पहली महिला जो कांग्रेस अध्यक्षता करेगी वो सरोजिनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन, 1925 का कानपुर अधिवेशन। और कहेगा कि तीसरी महिला जो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी नेल्ली सेन गुप्ता, नेल्ली सेन गुप्ता। 1933 कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। ठीक याद रखिएगा, पहली महिला कलकत्ता में अधिवेशन की, दूसरी महिला कानपुर में, तीसरी कलकत्ता में। सी के सी याद रखिएगा, पहली महिला का है कहां पर अधिवेशन की थी? कलकत्ता। दूसरी कहां पे? तीसरी वाला कहां पे? और क्या है? देश आजादी के बाद कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाली महिला इंदिरा। देश के आजादी के बाद कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली महिला कौन? इंदिरा गांधी। और याद है कांग्रेस का पहली और बाद 7 के सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक आपको बताए थे कि सूरत में ही नजर लग गया था, ठीक है। तो सूरत में क्या होता है? नजर लगता है। तो सूरत याद रखिएगा 7 के सूरत अधिवेशन जब रासबिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस आपका कांग्रेस का, आपको याद रखिएगा कौन सा अधिवेशन का? सूरत अधिवेशन का। तो आपका गरम दल नरम दल 2 भागों में टूट गया था कांग्रेस, याद रखिएगा। और उसके बाद ठीक है 1908 में ही फिर से रासबिहारी आपका घोष अध्यक्षता किए थे, रासबिहारी घोष जो है अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के अधिवेशन का। और पहली बार कांग्रेस का संविधान बना था 1908 में ही, ठीक है। तो कहा कांग्रेस का संविधान आपका कब बना था? 1908। कांग्रेस का संविधान कब बना था? 1908। और याद रखिएगा कहेगा कि यही कांग्रेस जो है गरम दल जो अलग हुआ था 1916 में जब आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं, उसमें फिर से इन दोनों को मिला दिया गया था, नरम दल और गरम दल को, नरम दल और गरम दल। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी मिल गया था, याद रखिएगा 1916 के आपका लखनऊ अधिवेशन। मगर कहेगा
दूसरी बार कांग्रेस का आपका विभाजन फिर से 1918 में हो जाएगा। दूसरी बार फिर से कांग्रेस का विभाजन कब हो जाएगा? 1918 में हो जाएगा, ये भी याद रखेगा। और कहेगा कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। देश की आजादी के बाद कांग्रेस का आपका विभाजन कब हुआ? 1969 में हुआ। कहेगा कांग्रेस का अधिवेशन करने वाले पहले अंग्रेज कौन? जॉर्ज यूले। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, जिसमें आपका जॉर्ज यूले और दूसरा बेडनबर्ग 89 में, दूसरा जस्ट, ठीक है, बैक टू बैक याद रखेगा। कौन? बेडनबर्ग। यही बेडनबर्ग था जो ए ओ ह्यूम का आत्मकथा लिखा था। ए ओ ह्यूम वही जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम जानते हैं, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम जानते हैं। और जब कांग्रेस का आपका स्थापना हुआ था तो महासचिव कांग्रेस का 10 साल तक यही रहा था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जब 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, जिसको बिहार का 27वां अधिवेशन बोलते हैं, भारत का कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बोलते हैं, उसमें ए ओ ह्यूम को राष्ट्र कांग्रेस का पिता बोला गया है। तो कहेगा कांग्रेस का पिता किसको बोलते हैं? ए ओ ह्यूम को। मगर शुरू से नहीं बोला गया। जब 1912 में बांकीपुर पटना में अधिवेशन होगा कांग्रेस का, उस समय इसको बोला जाएगा कांग्रेस का पिता, इसको ए ओ ह्यूम। और उस समय अध्यक्षता करेंगे कौन? मधुलकर। कौन अध्यक्षता करेंगे? मधुलकर। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन याद रखेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। कहेगा बिहार में जब पहली बार आपका हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में, उस समय ही ए ओ ह्यूम को क्या बोला गया था? राष्ट्रपिता बोला गया था। और कहेगा कांग्रेस किसका दिमाग का ऊपर था? याद है? डफरीन। कहेगा जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? डफरीन था। कौन था जी? डफरीन। और डफरीन ही बाद में बोला था कि कांग्रेस जो है, शुरुआत में कहा कि मेरा दिमाग का उपज है, मगर यही डफरीन बाद में पलटेगा और बोलेगा कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक लोगों का सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व करती है। आपका कौन? कांग्रेस। अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी का मतलब, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, यानी आपका अल्पसंख्यकों का सूक्ष्म आपका दर्शी प्रतिनिधित्व करती है। कौन आपका? तो याद रखे कौन? कांग्रेस। ये बोला है किनका कथन है? तो आपका डफरीन का, क्योंकि डफरीन का ही दिमाग का ऊपर क्या? कांग्रेस। 1885 में जब स्थापना हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डफरीन। कौन थे जी? डफरीन। ठीक है, बहुत सारा बात कांग्रेस के बारे में है, मगर फिलहाल इतना याद रखिएगा, ठीक है, धुआं धुआं हो जाएगा। आगे बढ़ाइएगा। कहेगा आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की घोषणा किया है कानपुर में। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स का स्थापना कहां हुआ है? कानपुर। कानपुर याद रखिए, कांग्रेस का अधिवेशन अभी बता आपको 1925 में कानपुर में कौन अधिवेशन करे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। कहां की? सरोजिनी नायडू राज्यपाल के पद के लिए बोले थी कि राज्यपाल आपका सोने के पीने में बंद एक चिड़िया के समान है। ये बात कौन बोली थी? सरोजिनी नायडू ही द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम का पुस्तक लिखी है। कहेगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड कौन लिखी है? सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 को 13 फरवरी के दिन हुआ था, इसलिए हर साल 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाते हैं। रेडियो का खोज जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। जी मार्कोनी के द्वारा किसका खोज किया जाएगा? रेडियो का। और याद रखिएगा, आप रेडियो पे भी पढ़ाए थे कि आपका आयन मंडल में जितना ही सब होता है, किस मंडल से? आयन मंडल। मध्य मंडल में क्या गिरता है? उल्का। और कहेगा ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बहिर्मंडल। कहां पे? कहेगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस उत्तरी ध्रुव, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव, ऑरोरा बोरियोलिस उत्तरी ध्रुव, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव। यार ऑरोरा का मतलब प्रातः काल, डाउन बताए थे। क्या बात है? डाउन बताए थे, याद रखिएगा। और याद रखना है क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होंगी, ठंडा, गर्मी, बरसात, धूलकण, सब कहां पे होगा? हवाई जहाज कहां पे? समताप मंडल। ओजोन परत कहां पे? समताप मंडल। कहेगा कि क्षोभ मंडल में आपका जो आपका क्षोभ सीमा होता है वहां तक आपको हम बताए थे कि -80 डिग्री टेम्परेचर, मतलब विषुवत रेखा से अगर देखिएगा तब, अगर ध्रुव से देखेगा तो 45 -45। ठीक है, जब पढ़ा देते हैं आसान लगता है ना, हम पढ़ा देते हैं उसको हम धुआं करते रहेंगे। खाली एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा, उसको हम क्यों जैसे बोलेंगे सुनिएगा, सब रिवाइज होता रहेगा, आपको पढ़े कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे कौन सा? निचली परत। वायुमंडल का सबसे निचली परत। वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन होगा? क्षोभ मंडल। और याद रखना है आपका
बहिर्मंडल में सैटेलाइट जाके रहेगा। क्या रहेगा? सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर, और जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगा वैसे वैसे सैटेलाइट भी क्या होगा? घूमेगा उतना ही समय में। ठीक है, याद रखिएगा। और पृथ्वी का कितना उपग्रह है प्राकृतिक वाला? कौन? चांद। चांद ना, चंद्रमा ना, तो याद है ना, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। कैसे कहते हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के मानों पर है तीसरा। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के मानों पर है। आकार के अनुसार पांचवा। आकार के अनुसार, चूंकि आकार बताए थे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसको पृथ्वी। बृहस्पति, शनि, पांचवा है ना, सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र। बिना उपग्रहों वाला बुध और शुक्र। और कहेगा ऐसा ग्रह बताइए जो उल्टा चक्कर लगाता है। अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र उल्टा चक्कर कौन लगाएगा? अरुण और जितना ग्रह होता है सब पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाता है, मगर अरुण और शुक्र ऐसा है जो पूरब से पूरब से अरुण और शुक्र कैसे चक्कर लगाएगा? और जितना अरुण सब कैसे चक्कर लगाएगा? पश्चिम से। इसलिए हमारा सूर्य उदय कहाँ होगा? पूरा। और डूबेगा कहाँ? उगेगा डूबेगा। कहेगा मंगल में 2 उपग्रह। कौन? फोबोस और लाल ग्रह के नाम से हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि आयरन ऑक्साइड के अधिकता होने के कारण यहाँ पर क्या कौन सा? लाल ग्रह। कैसा होगा? आयरन ऑक्साइड के अधिकता होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को। 2 ही ग्रह फोबोस और डिमोस, जिसमें से ब्रह्मांड का सबसे छोटा डिमोस है। ब्रह्मांड का सबसे छोटा उपग्रह कहेगा। सबसे बड़ा ज्ञानी में बृहस्पति का। किसका? 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 बृहस्पति। चलिए, कानपुर के बारे में बात हो रहा था, तो यूपी में एक शहर है कानपुर, और भारत में जो गंगा नदी कानपुर में आती है, तो सबसे प्रदूषित, सबसे गंदा आपका गंगा नदी कहां पे हो जाती है? कानपुर में। कहां पे आती है? कानपुर। चमड़ा का सबसे बड़ा केंद्र कहां पे है? कानपुर। चमड़ा का सबसे बड़ा केंद्र कहां पे है? कानपुर। अगर चमड़ा अनुसंधान संगठन चेन्नई। चमड़ा अनुसंधान संगठन चौसे चमड़ा, चौसे चेन्नई, चौसे चमड़ा, चौसे चमड़ा। और आपका जो त्वचा है उसका अध्ययन को डर्मेटोलॉजी क्या कहेंगे? अच्छा, त्वचा का रंग किस पिगमेंट पे? मेलानिन। कौन सा पिगमेंट? कहा जाता है कि आपके मस्तिष्क के जहां पे टीका लगाते हैं या लड़कियां जहां बिंदी लगाती है वहां पर एक पीनियल ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड? और उस पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? और मेलाटोनिन हार्मोन में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उससे आपका बॉडी का कलर डिफाइन होता है। यानी कि जिस व्यक्ति का रंग उजला है उसमें मेलाटोनिन कम, और जो व्यक्ति पूरा काला है, गहरा काला है, उसमें मेलाटोनिन। तो कहेगा जिसमें ज्यादा मेलाटोनिन स्रावित होगा उसका रंग कैसा होगा, और जिसमें कम होगा कैसा होगा। और पीनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से कहते हैं, मतलब जावी घड़ी हिंदी में क्या बोलते हैं? जावी घड़ी। मगर जिस टाइम, यानी इसका मतलब हुआ कि जिस टाइम आपको जो करने का आदत है उसी टाइम वो लगेगा, इसका आपका जावी घड़ी होता है। अगर हमको 5 बजे उठते उठते भूख लग जाता है तो ऐसे उठेंगे ना, हमको भूख लग रहा है, कुछ खा ले पहले, उसके बाद कुछ करें। ठीक है, ऐसा आपको लगेगा। चाहे आपको मान ली कि कहीं बात उत करना है, बात उत करके हम सोते हैं, तो अगर बात नहीं होगा तो नींद नहीं आएगा। उस टाइम में तो लगेगा बातें करें। ठीक है, उस टाइम में लगेगा कि हम कुछ देखते हैं, और उस टाइम बिना देख ले हम सोच रहे हैं, तो आपको लगेगा कि तुम देख ही ले, हम पूरा एक्सेसिव डिजायर आपको होगा। मतलब वो टाइम जो टाइम वो करते हैं वो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक में फिट रहता है। उस टाइम वही चीज करेगा, आपको क्या करेगा? मन करेगा। तो कहेगा आपसे कि बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किसको जानते हैं हम लोग? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड आपका हाथ में कि पैर में कि माथा में कि सिर में जी? तो याद रखेगा पीनियल ग्लैंड कहाँ रहेगा? मस्तिष्क में। याद रखेगा। और आपको हम बताए थे कि मस्तिष्क को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को 3 भाग बांटते हैं। कितने भाग में? इसमें एक सेरिब्रम होता है, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस। एक सेरिब्रम होता है, एक थैलेमस होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम सोचने, समझने, स्मरण क्षमता है, जो आपका मेमोरी पावर है, विचार करने, इस सबका क्षमता किसके पास? सेरिब्रम। सोचने, समझने, विचार करने, कुछ याद करने, इस क्षमता किसके पास? और आपको याद है
थैलेमस और हाइपोथैलेमस कंफ्यूजन होता है, आज इस कंफ्यूजन को आप हम दूर कर देते हैं। तो याद रखिएगा, आपका अंदर से जो भी फीलिंग होगा वो हाइपो, बाहर से फीलिंग आएगा। अगर बाहर से आपको मारे चोट लगा तो ये आपका थैलेमस क्या होगा। अगर हम कुछ ऐसा बात बोल दिया अंदर से जोर से चोट लगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस कहेगा। अंदर से तापमान को कंट्रोल कौन करेगा, बाहर से तापमान को कौन करेगा, थैलेमस। यानी कि जितना भी आपका भूख प्यास जो भी है सब अंदर से लगता है ना, बाहर से भूख लगता है। अंदर का जो आपका भूख है जो सामने आपका हो रहा है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। याद है, अंदर से जो भी आएगा आप में वो सब कहां पे, अब बाहर से कुछ भी लगेगा तो और कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। याद रखिएगा, शरीर के तापमान को नियंत्रण करने का काम हाइपो कौन करेगा, हाइपो। भूख प्यास प्यार दुलार नफरत कुछ भी आ रहा है आपको, हाइपोथैलेमस। आदमी कहता है कि सब जो होता है वो दिल करता है, जबकि दिल का काम है सिर्फ पंप करना। क्या करना, पंप करना, ठीक है। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल कौन करता है, आपका हार्ट, आपका दिल। एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, एक बार सिस्टोल एक बार डायस्टोल, एक बार सिस्टोल एक बार, और 120 बाई के बार 80, 120/80। इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, ठीक है। डॉक्टर बीपी नापता है ना, तो उसमें देखता है कि 120/80 है कि नहीं, कि बढ़ गया है। और कहा जाता है कि बीपी आपका जब नॉर्मल रहेगा तो 120/80 रहेगा, नहीं तो कम रहेगा तो आपका कम दिखाएगा, ज्यादा तो याद रखिएगा ज्यादा होता है उसको हाइपर टेंशन कहते हैं, और कम जब होगा हाइपोटेंशन। बीपी जब हाई होता है उस घटना को कहते हैं हाइपर टेंशन, कम होगा तो हाइपोर, कम होगा तो हाइपोर टेंशन। तो ये भी बात आपको याद रखना है। और आपका जो भी आपका ये सब होता है सब हाइपोथैलेमस से होता है। आप में अगर नफरत किसी के प्रति आ रहा है, आप में अगर प्यार आ रहा है, सब कौन कर रहा है, तो ये चीज जो आपका होता है आपको उस समय पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन, जैसे कि क्या होता है आपको किसी से नफरत है या किसी से वो आ रहा है, मतलब लग रहा है कि बहुत याद आ रहा है आपको, ठीक है, तो नहीं होता है कि बहुत याद आता है तो लगता है कि रुके ना मुन्ना, ठीक है, आपको बहुत याद आता है तो पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क से जो कंट्रोल हो रहा है, और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने लगता है तो आप थोड़ा सा ज्यादा हड़बड़ाने लगते हैं, ठीक है। तो आपको पानी पीजिएगा तो पानी में आपका ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन, वही आपको मदद करता है। जब भी आपको लगे हरदम पानी में वाटर रखिए, पीते रहिए, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जब कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। और आपका जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है उसी में मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, और शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। जैसे आप जो है आपका जो है सांस लेना, अरे बेटा ठंडा पानी पी भाई, ठीक है, कहेगा आपको जो सांस लेना जो है आपका, सुन लीजिए, सांस लेते हैं क्या इसको रोक सकते हैं आप, क्या आप खाना खा लिए कभी अभी नहीं पचा, कल पचाएंगे इसको, ऐसा होता है क्या, वो पचते रहेगा, आप चाहिए चाहे नहीं चाहिए वो पचेगा, है कि नहीं, पचेगा नहीं पचेगा। और आपका पुतली जो रहता है, ब्लिंक, ब्लिंक कहते हैं इसको ना, ब्लिंकिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका पुतली जो है, टिपुस जो है आपका, वो आपका क्या होते रहता है, आपका ब्लिंक करते रहता है। हाँ, ये ऐच्छिक अनैच्छिक में रख सकता है, क्योंकि देखिए आदमी जब कोमा में रहता है, सुनिए, आदमी जब कोमा में रहता है तो क्या होता है, वो आंख से सब चीज देखते रहेगा, बट उसका नर्वस सिस्टम बस काम नहीं करता है, बट आप बोलेगा वो सब सुनेगा, वो बोलेगा वो सब देखेगा, मगर वो आपका है हाथ पैर मुंह हाथ का सब नहीं लाता है, कोमा में रहता है, तो मगर जिंदा रहता है ना, ठीक है। तो इसके बिना, जिसके बिना जिंदा आप रह सके उसको क्या कहेंगे, अनैच्छिक, ठीक है। और ऐच्छिक क्रिया जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, खाना नहीं पचेगा आप मर जाइएगा, ठीक है। आप रात में खाना खाइए नहीं पचे, देखिए एक रात अगर शादी में जल जाते हैं आप, एकदम हौच पहुंच हो जाता होगा, नहीं लगता होगा कि एकदम कोची कर एकदम लगता होगा मुंह से, ठीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका जो है खाना वाना पचने में क्या होता है, दिक्कत, ठीक है। तो याद रखना है, इसीलिए रात में सोना जरूरी है, और रात में आपको लाइट बंद करके सोना जरूरी है, क्योंकि रात में अगर लाइट बंद कर आप नहीं सोते हैं तो आपका मेलानिन जो हार्मोन होता है, मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो अच्छा से नहीं निकल पाता है रोशनी में, रात के अंधेरे में निकलता है, इसलिए लाइट बंद कीजिए और उसके बाद सोइए, ताकि उसके निकलने से गहरा नींद आदमी में आता है। और जब अच्छा आप सोइएगा तो आप में जो भी आपका मस्तिष्क में जो भाग को इसका टूटा फूटा है वो रिपेयर आपका कहाँ होता है, रात ही में होता है, इसलिए रात में सोना बहुत क्या होता है, जरूरी। ये सब बात आपका इंपॉर्टेंट था। और आपको मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। अगर स्टडी ऑफ हम मस्तिष्क बोले तो क्या इसका अध्ययन होगा, जल्दी बताइए, ठीक है। 1
दो चीज होता है, सुन लीजिए पहले। एक क्रेनोलॉजी होता है और एक फ्रेनोलॉजी होता है। अगर कहेगा कि मस्तिष्क का अध्ययन कहेगा तो आपका फ्रेनोलॉजी, और क्रेनोलॉजी में तो खोपड़ी का अध्ययन, क्रेनोलॉजी में किसका? अगर हड्डी का अध्ययन बोलेगा तो याद है ऑस्टियोलॉजी, हड्डी का अध्ययन बोलेगा तो ऑस्टियोलॉजी। अगर दांत का अध्ययन बोलेगा ओडेंटोलॉजी, दांत का अध्ययन याद है, दांत का अध्ययन डेंटोलॉजी नहीं होता है, ओडेंटोलॉजी होता है। क्या होता है? ओडेंटो। और कोई भी मनुष्य में कितना प्रकार का दांत? कितना प्रकार का? याद रखेगा, एक होता है इंसाइजर, एक होता है कैनाइन, एक होता है क्या? एक प्रीमोलर, एक मोलर। एक इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कहेगा कि बच्चा के जो दांत होता है दूध वाला, मिल्क टीथ बोलते हैं, उसमें कौन सा दांत नहीं होता? प्रीमोलर। कौन सा नहीं होता है? हम अभी सब सूत्र सब बताएंगे आपको, दांत का कैसे सूत्र होता है, ठीक है? तो अगर अभी जो अटवा रहे याद कर दे, ठीक है? कहेगा आपसे कि बच्चा वाला कहेगा दूध के दांत कितना होता है? 20। पानी लाइए जी, पानी दो। क्या चीज बता रहे हैं? आइए दांत कर देते हैं आपको। कहेगा कि आपका जो दांत है वो कितने तरह का होता है? 4 है। कितने तरह का? इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर। याद रखेगा, एक हिंदी में बोलते हैं कृंतक, रत्नक, ठीक है? अग्रचवर्णक, चवर्णक, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है? तो याद रखिएगा 4 तरह का हो गया ना। और याद रखना है कि बच्चा का जो मिल्क टीथ होता है उसकी संख्या 20 होता है, और पूरे जीवन काल में एक बार मिल्क टीथ आता है। पूरे जीवन मिल्क टीथ कहेगा, पूरे जीवन काल में क्या आता है? एक बार आता है। 20 को आएगा, उसको सब झड़ के टूट जाएगा। पूरे मनुष्य के जीवन काल में क्या बार आता है? 2 बार। एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में लाइफ साइकिल में कितना बार आएगा? एक आपका टीथ दांत दूध बढ़ाएगा, और एक परमानेंट टीथ आता है। कौन सा? परमानेंट टीथ। और याद है परमानेंट टीथों की संख्या कितना होगा? 8। परमानेंट टीथों दांतों की संख्या कितना होगा? 8। परमानेंट दांतों की संख्या कितना? और याद है बच्चा का जो मिल्क टीथ होता है उसमें प्रीमोलर नहीं होता, प्रीमोलर नहीं होता। और 21/02 लिख लीजिएगा, 2/बट्टा में 21/2/21/2। और यही आपका होता है पूरा दांत। और ये आपका एक तरफ का यहाँ से यहाँ के होता है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? एक तरफ का आपका बोल रहे हैं दांत, बीचों बीच ऐसे काटिए, और एक तरफ का बता रहे हैं 21/2 और उस सबको अगर आपको 2 से ऊपर गुना कर दीजिएगा तो पूरा दांत का संख्या निकल जाएगा, कितना कितना कौन कौन होता है, पूरा दांत का संख्या निकल जाएगा। एक तरफ का बोल रहे, देखो एक तरफ ऐसे यहाँ से काटेगी तो एक तरफ ऊपर 21/2, नीचे भी 21/2, और ऊपर भी आपको 2 से गुना करना है तो इधर वाला निकल जाएगा, और इधर नीचे वाला 2 से गुना करेगी तो इधर वाला निकल जाएगा। तो टोटल जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 32 को। क्या आ जाएगा? याद रहेगा कितना हो जाएगा? बच्चा में तो 20 को आ जाएगा। और बड़ा में जो होता है आपका कहेगा 21 23 ऊपर 21 नीचे नहीं, ऊपर 21 23 और फिर नीचे 21 23, मतलब 21 23 ऊपर में, फिर नीचे भी 21 23, एक तरफ का 21 23 याद रहेगा। तो पूरा दांत का एक तरह से क्या हो गया? फार्मूला। दांत का क्या हो गया? फार्मूला। तो याद रखें, ऐसे क्या होता है कि दांतों का नंबर कोई पूछ ले कि एक तरफ कितना होता है, पूरे के आप दांत बता सकते हैं। और दांत जो है पाचन की क्रिया में मैकेनिकली पाचन करता है। तो आपको मुंह से सुनते हैं पाचन स्टार्ट होता है, तो आप तो खाली लार का पढ़ लिए, वो तो रासायनिक पाचन किया, मगर आपका मैकेनिकली यांत्रिक पाचन कर देगा। आपके शरीर में यांत्रिक पाचन कौन कर रहा था? यांत्रिक पाचन कौन कर रहा है? मैकेनिकली पाचन कौन कर रहा है? और आपका पूरे जीवन काल में से केवल दांत आएगा 2 बार। इसीलिए मनुष्य के जीवन काल में 2 दांत आता है, इसीलिए डाई फाई को डोंट कहते हैं। क्या बोला गया? और मछली के पूरे जीवन काल में 1 बार दांत आता है और उसको मोनोडोंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि मोनोडोंट इसका कौन सा उदाहरण है, तो मछली रहेगा। कौन रहेगा जी? और मछली को पीसेस वर्ग में रखा गया। कौन से वर्ग में? मछली को पीसेस वर्ग में रखा गया है। और मछली के कल्चर को पीसी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। और मछली के अध्ययन को थियोलॉजी, मछली के अध्ययन को, और मछली
मछली के हृदय में 2 ही कोश होते हैं, एक आपका याद रखिएगा 2 ही कोश होते हैं, इसलिए सिंगल इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होता है और मछली के पूरा शरीर में अशुद्ध रक्त होता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है कि में अशुद्ध रक्त होता है, तो मछली में क्या होता है। और हम लोग में याद रखिएगा कि आपका डबल कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। कहेगा कि हम लोग में, मनुष्य में या मैमल्स में कितना परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब हम लोग के द्विपरिसंचरण इसलिए बोल रहे हैं हम, डबल आपका परिसंचरण को इंग्लिश क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है याद रखिएगा। डबल कंप्लीट सर्कुलेशन इसलिए होता है क्योंकि एक बार अशुद्ध रक्त आपका हमारे आपका लंग आपका अथी में आता है और आपका एक बार शुद्ध रक्त आपका होके पूरा बॉडी में जाता है, ठीक है। पूरा अशुद्ध रक्त आएगा हार्ट में और उसका लंग्स में जाएगा, शुद्ध होगा और उसका फिर से आपका हृदय में शुद्ध रक्त आएगा और आपका 2 बार क्रिया होता है पूरा शरीर में। एक बार निकल पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त निकल के जाता है, एक बार पूरा शरीर में फिर से शुद्ध रक्त आता है। ये पूरा क्रिया को डबल कंप्लीट सर्कुलेशन कहते हैं। और ये सब काम आपका जो है आपका देखिए ब्लड का अगर प्यूरिफिकेशन बोले तो आपका लंग्स में होता है, आपका लंग्स में होता है याद रखिएगा, मगर ब्लड का फिल्ट्रेशन बोले तो किडनी में होगा। कहां पे होगा, किडनी में होगा। और आपका जो हृदय है वो आपका वक्षीय गुहा में है। कहां पे है, वक्षीय गुहा में, इंग्लिश में थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसमें है। और पूरा का पूरा मांसल भाग है और कहा जाता है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है वो आपका मुट्ठी के आकार का होता है, फिस्ट के आकार का होता है। कैसा आकार का होता है, फिस्ट का। और पूरा का पूरा मांसल भाग होता है, कैसा होता है, ठीक है याद रखिएगा। यही आपका सिस्टोल और डायस्टोल आपका करता है। और जिसका आपका अच्छा से अगर होते रहता है उसको डॉक्टर जब आला लगाता है तो लब और डब साउंड करता है, लब डब, लब डब। जब आपका हार्ट अच्छा नहीं काम करेगा तो वो आपका मरमर साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा, मरमर मरमर साउंड करेगा। जब आला डॉक्टर आला लगाता है ना, हार्ट आपका चेक करता है, हार्ट बीट, ठीक है। तो जब अच्छा से सही टाइम पे सही काम कर रहा हो तो लब डब, लब डब, लब डब। और जब आपका खराब से काम करेगा तो मरमर साउंड आएगा। क्या आएगा, मरमर साउंड आएगा। और याद रखिएगा कि आपका हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी करते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। और हार्ट के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। और आपका हार्ट में आपका पहले से प्राकृतिक रूप से आपका एक लगाया रहता है एसे नोड, जिसको हम लोग प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक पेसमेकर। वही जब खराब हो जाता है तो आप सुनते होंगे पेसमेकर लगे उसके हार्ट में, सुने हैं कभी। तो याद रखिएगा एसे नोड जो है प्राकृतिक पेसमेकर काम करता है। याद रखिएगा साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। कहेगा एक मनुष्य में किस तरफ आपका शुद्ध रक्त होता है, तो बायां तरफ। एक मनुष्य में किस तरफ आपका अशुद्ध रक्त होगा, दाहिना तरफ। तो दायां तरफ अशुद्ध रक्त होगा और बायां तरफ शुद्ध रक्त होगा। रहेगा हार्ट के किस ओर शुद्ध रक्त होता है, तो बायां तरफ। हार्ट के किस ओर अशुद्ध रक्त होता है, तो दायां तरफ, ठीक है। तो कुछ समझ में आया जी हार्ट के बारे में, याद रखिए हार्ट। आगे सुनिएगा, कहेगा आपसे कि जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाना, जीआई टैग प्राप्त सलेम साबूदाना, ठीक है, की पहली खेप किस का निर्यात किस देश में किया गया, तो कनाडा में। कहेगा सलेम साबूदाना का पहला खेप भेजा गया कहां, तो कनाडा। आइए जीआई टैग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं इसको, भौगोलिक संकेतक के नाम से जानते हैं इसको। और याद रखिएगा 1999 में इसका एक्ट आया था जीआई टैग का, और भारत में प्रभावी 2000 आपका 3-4 में याद रखिएगा। और कहेगा पहली बार आपको किसको मिला था, याद रहेगा किसको, दार्जिलिंग की चाय। 2003 में दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग किसी वस्तु को जब मिलता है तो उसका मान्यता कितना साल तक रहेगा, 10 साल तक रहता है जीआई टैग का मान्यता। और याद रखिएगा कि जीआई जो टैग होता है वो WTO के द्वारा आपका उसको वो किया जाता है, ठीक है। WTO के द्वारा मान्यता प्राप्त किया जाता है। दरोगा में पूछा क्वेश्चन, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में आपका WTO क्या हुआ था, स्थापना। और याद है इससे पहले गैट नाम रहेगा, क्या नाम था, गैट, जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। इसका पहले नाम हुआ करता था, 1947 में इसका स्थापना हुआ था। और इसी का नाम बस चेंज करके 1 जनवरी 1995 को क्या कर दिया गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WHO का स्थापना बोलेगा तो 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948। WTO के अभी तक टेड्रोस अधानो
टेड्रोस अधानोम। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं जी? और क्या है WTO के रेवेका ग्रीन्सपैन थी ना। WTO कौन थी? नागोजी ओंकोजा इवेरा। अच्छा अंकटाड के थी रेवेका ग्रीन्सपैन। अंकटाड के कौन थे? और कहेगा WTO के कौन है? तो याद है कि नागोजी ओंकोजा इवेला। नागोजी ओंकोजा इवेला। नागोजी ओंकोजा इवेला। याद रखिएगा ये सब आपको, ठीक है। और जीआई टैग आपका सुनिए, आपका बिहार में कुछ जीआई टैग सबको याद है ना। बिहार के जर्दालू आम को क्या मिला था? जीआई टैग। बिहार के मघी पान को क्या मिला था? बिहार के मिथिला मखाना क्या मिला है? जीआई टैग। सिलाव के खाजा को क्या मिला है? जीआई। कतरनी चावल क्या मिला है? मरचा चावल को क्या मिला है? जीआई टैग। और याद रखिएगा बिहार में ही आपको हम बताए थे कि आपका सिक्की घास को भी क्या मिला था? जीआई टैग। बिहार में कौन सा घास? सिक्की घास को क्या मिला था? जीआई टैग। और याद रखना है चिन्नौर राइस कहाँ का मिला है? मध्य प्रदेश। निमाड़ी मिर्च कहाँ का मिला है? मध्य प्रदेश। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है? मध्य प्रदेश। और कहेगा आपसे कि आपका गमोचा गमछा कहाँ का? असम। गमोचा गमछा कहाँ का? असम। तेलिया रुमाल कहाँ का? तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल तेलंगाना। तेलिया रुमाल। और कहेगा वायनाड रोबस्टा कॉफी केरल। वायनाड रोबस्टा कॉफी। कूर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक। बाबा बुदन कर्नाटक। चिकमंगलुरु कर्नाटक। अराकू वैली आंध्र प्रदेश उड़ीसा। आंध्र प्रदेश और कहेगा व्हाइट ओनियन महाराष्ट्र। बड़ा कोमलम चावल महाराष्ट्र। और अल्फांसो आम महाराष्ट्र। कहेगा आपसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से कोल्हापुरी चप्पल को यह टैग मिला। क्या मिला? सिरसी सुपारी कर्नाटक। सिरसी सुपारी। सिरसी सुपारी। तिरूर पान का पत्ता केरल। मयूर गुड़ केरल। मयूर गुड़ केरल। और याद रखना है कहेगा आपसे कि बनारस में आपको हम बताए थे कौन सी बर्फी? तिरंगा बर्फी बनारस में। और याद रखिए लखनऊ में चिकनकारी क्राफ्ट लखनऊ का, ठीक है। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग कहाँ का? आगरा। मेरा ब्लॉक पेंटिंग कहाँ का जी? आगरा। ये भी याद रखिएगा। और याद रखना है आपको कि आपको जीआई टैग आपको मिला है। आपको दो को सुनिएगा कहाँ का। तो एक इड्यूर मिर्च आपका जो है वो आपका केरल का है। कुटियट्टूर आम भी कहाँ का? केरल का है। मगर और सुनिए तमेंगलोंग संतरा मणिपुर का। तमेंगलोंग संतरा कहाँ का? और कहेगा आपसे सिरेरा खोंग हथई मिर्च कहाँ का? मणिपुर। सिरेरा खोंग हथई मिर्च कहाँ का? कहेगा अट्टा पट्टी चेदी साड़ी कहाँ का? तमिलनाडु। कहेगा कन्याकुमारी लौंग कहाँ का? तमिलनाडु। पंचमेथम प्रसाद कहाँ का? पंचमेथम प्रसाद कहाँ का? कोबलई पट्टी की दिलाई मिठाई कहाँ का? तमिलनाडु। खेज मिठाई कहाँ का? गोवा। हर्बल मिर्च कहाँ का? गोवा। खोला मिर्च कहाँ का? गोवा। कहेगा फेनी शराब कहाँ का? फेनी शराब कहाँ का जी? कहेगा आपसे सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड। सोहराई खोबर पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग बिहार। मधुबनी पेंटिंग बिहार। और कहेगा आपसे जम्मू कश्मीर का पेंटिंग बताए थे बासोहली पेंटिंग। बासोहली पेंटिंग कहाँ का? सोजत मेहंदी राजस्थान। सोजत मेहंदी। सोजत मेहंदी। और याद रखना है आपको, ठीक है, कि ये सब जीआई टैग आपको है, सब कुछ जीआई टैग याद रखिए। ऐसे तो बहुत होता है, इतना याद रखिए, ठीक है। ऐसे तजो पुआन सॉल मिजो पुआन सॉल सबका मिजोरम का है। तजो पुआन सॉल मिजो पुआन सॉल अगर बोल कहाँ का है? मिजोरम का। कहाँ है जी? बहुत सारा जीआई टैग होता है। तो कुछ सुनिए फिर अगला बार इसमें बताएंगे आगे। कहेगा आपसे, कहेगा किस राज्य ने गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुजरात। जैव विविधता विरासत स्थल किसको किया है? गुनेरी गांव में आपका गुनेरी गांव को घोषित किया है, जो गुजरात में। कहां पे? गुजरात। ग से गुनेरी, ग से गुजरात, ग से गुनेरी, ग से। और याद रखिएगा कि गुजरात महाराष्ट्र से अलग होकर 1 मई 1960 को अपना स्थापना किया था, ठीक है। तो गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ और 1 मई 1960 को स्थापना हुआ गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्य का। और 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई क्या मनाते हैं? 8 मई को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 8 मई क्या मनाएंगे? रेड क्रॉस दिवस। और याद है गुजरात के समुद्र तट है काठियावाड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं? काठियावाड़। कह देगा काठियावाड़ तट किसका है? गुजरात का। और गुजरात में ही आपको कच्छ का रण मिलेगा। और कच्छ के रण समझौता 1968 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। और याद रखना है कि गुजरात में ही आपका गिर नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जो एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। वह कहां पे है? गुजरात। नल सरोवर का है कहां पे है? गुजरात। नल सरोवर कहां पे है? गुजरात। और
और याद रखना है गुजरात में ही आपको हम बताए थे कि भुज में 2001 में भूकंप आया था। क्या आया था? भूकंप आया था, याद रखिएगा। गुजरात में लोथल बताए थे जो सिंधु घाटी सप्ताह का डॉकयार्ड था, गोदीवाड़ा था, बंदरगाह था, भोगवा नदी के किनारे। और यहीं पर आपको बताए थे कि समुद्री संग्रहालय बन रहा था। यही लोथल में बताए थे कि अपवाद था लोथल, जहां में दरवाजा सड़क की ओर खुल रहा था, क्योंकि अन्य जगह सिंधु घाटी सप्ताह में जो दरवाजा खुल रहा था पीछे की ओर, बहुत तेज गाड़ी उस समय चलता था, आपका बैलगाड़ी चलता था, बहुत तेज, आदमी डरता था रोड पर बच्चा निकलेगा धक्का लग जाएगा। ठीक है, आज तो कुछ नहीं डर, आज तो पल्सर चलता है, गाड़ी चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, तो आदमी रोडे पर खोल देता अपना घर। ठीक है, कि हम रोडे पर डायरेक्ट उतर जाए हम। ठीक है, क्योंकि सब धीरे धीरे गाड़ी है, होगा तो बच्चा चलता हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहले टमटम चलता था, बहुत पुराना गाड़ी आता था। ठीक है, याद रखिएगा, तो याद रखना है। इसीलिए घर का दरवाजा कहाँ खोलता था? पीछे, एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, और आज हम लोग निर्भीक हो गए, हम कितना हम खोलवे करेंगे, हमको एकदम रोडे पर दरवाजा चाहिए। हम उतरे, हम पैर जैसे घर से बाहर निकले रोडे पर निकले। ठीक है, अंदर ना निकले, गली तल्ली में ना निकले। ठीक है, तो याद रखिएगा तो लोथल के बारे में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान परम अनंत सुपर कंप्यूटर बोलेगा, परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT। हाँ, और याद रखिएगा कि गुजरात जो आपका है, यहीं से पहली बार यूट्यूब पर आपका हाईकोर्ट का कार्रवाई स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखना है, गुजरात से नहीं, कहां से? गुजरात। और याद रखना है आपको कि गुजरात जो आपका है, यहीं पर आपका क्या देखना है गुजरात में? यूजीसी दूसरा लागू करना। हाँ, याद है ना, यूजीसी लागू करने वाला, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बताए थे कि लागू करने वाला दूसरा कौन है? गुजरात। पहला उत्तराखंड, पहला कौन? अगर यूसीसी की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल याद रखेगा, डीपीएसपी का आर्टिकल 44 याद रखेगा, जिसमें बोला गया समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, नागरिक को सिविल बोलते हैं, तो समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता सबसे पहली बार गोवा में लागू था। जब इसका कानून नहीं बना तब से लागू है, और कानून बनने के बाद पहला उत्तराखंड, दूसरा कहेगा, दूसरा कौन? अच्छा, ये भी जब बता दीजिए कि उल्लास कार्यक्रम के तहत सबसे साक्षर अगर कहा कौन? लद्दाख। कौन था? लद्दाख। अच्छा, उल्लास कार्यक्रम का पैमाना साक्षरता क्या बताते हैं आप? कि आपको हस्ताक्षर तो करने आना चाहिए, काखा गगा का नॉलेज तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ अंक गणितीय जोड़ घटाव भी आपको आना चाहिए। तो इसको उल्लास कार्यक्रम के अंदर रखेंगे, और इसके तहत उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला आपका केंद्र शासित साक्षर बना था कौन? लद्दाख। पहला राज्य में अगर बोले कौन होगा? मिजोरम। पहला राज्य में कौन होगा? दूसरा राज्य में कौन होगा? दूसरा कौन होगा जी? तीसरा त्रिपुरा। तीसरा कौन? त्रिपुरा। चौथा हिमाचल प्रदेश। चौथा हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम में पहला राज्य कौन? मिजोरम। दूसरा कौन? गोवा। तीसरा कौन? त्रिपुरा। चौथा हिमाचल प्रदेश। चौथा हिमाचल प्रदेश। उल्लास कार्यक्रम समझ में आ गया। और कहेगा कि राज्य और केंद्र शासित पर दोनों में पड़े सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन? और ऐसे 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर कौन? केरल। सबसे साक्षर कौन? और सबसे साक्षर यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। सबसे लिटरेट यूनियन टेरिटरी पूछेगा लक्षद्वीप, मगर राज्य पूछेगा तो सबसे निरक्षर कहेगा। सबसे निरक्षर कहेगा तो अपना प्राउड फील होता आपको, नहीं? ठीक है। अच्छा, इतना यहाँ का आदमी पढ़ता है, निरक्षर कैसे है जी? इतना धुआं कर देना। ठीक है, याद रखना है कि आपका सबसे साक्षर कौन रहेगा जी? अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो, और सबसे ज्यादा लिंगन पर भी कहाँ? सबसे लिंगन पर। अच्छा, यूनियन टेरिटरी में सबसे लिंगन पर कहाँ पे? पुट्टो 1028। क्या वो? 1028। केरल में 1084। केरल में 1000। अरे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे दिल्ली। अगर वो राज्य के शासित प्रदेश अलग से कुछ नाम ना ले तो आपको क्या बोल रहा है? 11,000 समथिंग है वहां पर, 11,000 याद रखिएगा। और 1106 वो बिहार, 1106 तो बिहार का कहेगा कि जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति। इतने में देख लीजिए 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति? ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका 1106 व्यक्ति आपका रहता है बिहार में, आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर में। कितना में? और दिल्ली में 1 किलोमीटर 11,000। ठीक है, 11,000 व्यक्ति रहता है। कहाँ पे? याद है, तो सबसे ज्यादा कहेगा कहाँ पे है? और राज्य में बोलेगा तो बिहार। राज्य में बोलेगा तो बिहार राज्य का स्थापना 22 मार्च 1900 प्रस्तावित हुआ था। प्रस्तावित कब हुआ? 22 मार्च 1912 को
बन गया था, आपको याद रखिएगा। और बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं कब? बिहार का राजकीय पक्षी कौन? गौरैया। बिहार राज्य कौन? और गौरैया को हम लोग राजकीय पक्षी कहते हैं। और 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। तो गौरैया विलुप्त हो गया ना, पहले हर घर के खिड़की दरवाजा पर गौरैया आपका जो खुद बुद्धि चिड़ैया हम लोग बोलते थे। तो याद रखिएगा, क्या बता रहे थे जी? हाँ, 20 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? गौरैया। 20 मार्च को क्या मनाते हैं? गौरैया। और कहेगा कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस भी, बिहार दिवस भी, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पहली बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जनेरियो 1992। 1900 रियो डी कहाँ पे है? कहाँ पे है? ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। मुद्रा रियल मुद्रा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? ब्राजील। दक्षिण अमेरिका कौन है जी? और यहीं पर अमेजन वर्षा वन है। दुनिया का सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाला एरिया कौन है? सबसे जैव विविधता वाला कौन है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। और याद रखिएगा, इसको पृथ्वी का फेफड़ा, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। किसको? अमेजन वर्षा। और याद रखिएगा, अमेजन नदी यहीं पर बहती है। और अमेजन है दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी, मगर सबसे बड़ी कहेगा तो आपका अमेजन पहला पर आएगा। क्योंकि बड़ी हम लोग बोलते हैं जो जिसमें आपका आकार जो है, पानी का आयतन जिसमें ज्यादा होता है, उसको बड़ी नदी कहते हैं। बड़ी नदी के हम लोग नाम से जानते हैं। ऐसे लंबी सबसे कौन होगा? नील। दूसरा कौन होगा? अमेजन। तीसरा कौन होगा? यांगती सिक्का। यांगती सिक्का जो चीन मंगोलिया की सीमा बहता नहीं, चीन मंगोलिया की सीमा पर। और एशिया की सबसे लंबी है आपका कौन? यांगती सिक्का। एशिया की सबसे लंबी पूछ देगा तो, और विश्व का लंबी पूछेगा तो नील। नील नदी की दिन किसको? नील नदी दिन किसको? और 22 फरवरी को, 22 मई को हम लोग क्या मानते हैं? जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब आएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आएगा? 1987। मॉन्ट्रियल कब है? 1997 में क्योटो। और कहेगा आप कहा कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972। ठीक है, 1972 स्टॉक। और यूएनईपी का स्थापना 1972। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी का मुख्यालय नहीं। यूएनडीपी का स्थापना 65। यूएनडीपी का 65। यूएनडीपी का स्थापना, मगर यूएनईपी का 72। अब मुख्यालय कहाँ रहेगा? नैरोबी। केन्या की राजधानी, केन्या की राजधानी। तो याद है केन्या की राजधानी नैरोबी में यूएनईपी क्या है? मुख्यालय। क्या जी? और भारत में आपका हॉट स्पॉट यानी जैव विविधता वाला अगर बोलेगा, 4 स्थान को बोला जाता है। ठीक है, कितना स्थान को? 4। एक पश्चिमी घाट याद रखिएगा। ठीक है, एक आपका म्यांमार, एक हिमालयन वाला एरिया याद रखिएगा, एक इंडो बर्मा क्षेत्र याद रखिएगा, एक अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र याद रखिएगा। ये 4 क्षेत्र जो है भारत में जैव विविधता का केंद्र होता है। एक आपका हॉटस्पॉट वाला एरिया होता है, एक आपका पश्चिमी घाट। एक क्या होता है? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में ही सबसे पहली बार आपका जब मानसून का आगमन होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो केरल के तट पर सबसे पहली बार बारिश होता है। तो पूछेगा जब मानसून का आगमन होता है सबसे फर्स्ट टाइम भारत के किस राज्य में बारिश होता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी तट पर है ना पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ही हम लोग क्या नाम बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोल देते हैं जी? और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। मगर जब इसको सेग्रीगेट कर दे उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट, तो उत्तरी का हो जाएगा कालसूबाई और दक्षिणी पश्चिमी घाट में कौन हो जाएगा? अनायमुडी। अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी अनायमुडी। पूरे दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का ऊंची चोटी कौन है? और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे कौन है? प्रायद्वीपीय भारत का दूसरी सबसे ऊंची कौन? दोदा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा। और नीलगिरी पर्वत जो आपका है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों का मिलन स्थल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है? मिलन स्थल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है जी? आगे बढ़ेंगे हम लोग। द सेज हु रीइमेजिन्ड, ठीक है, हिंदुइज्म पुस्तक कौन लिखा? शशि थरूर। कहेगा द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक कौन लिखा है? शशि थरूर का एक पुस्तक था वाई एम आई, ठीक है, वाई एम आई हिंदू, ठीक है, वाई एम आई हिंदू कौन लिखा? अच्छा, वाई एम आई अथिस्ट कौन लिखा था? भगत सिंह। वाई एम आई अथिस्ट कौन लिखा था? भगत। यही भगत सिंह के द्वारा 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। उससे पहले 1924 में आपका
आपका स्थापना किया गया था किस चीज का? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और आपका चंद्रशेखर आजाद सब मिलकर बोले भगत सिंह को कि इसमें जो नौजवान सभा तुम स्थापना किया 1926 में, उसको इसी में मिला दो, ठीक है? तो आपका भगत सिंह बोले कि हम सोशल के लिए काम करने के लिए बना है, तो कहे कि ठीक है, इसमें सोशलिज्म वर्ड जोड़ देंगे। तो 1928 में यही आपका HRA में आपका एस वर्ड जुड़ गया 1928 में और बन गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928। ये तीनों लाइन से रख लीजिएगा, ठीक है? 1924 में किस चीज का स्थापना हुआ? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद नौजवान सभा 26 और 28 में दोनों को मिलाकर बन गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और 1927 में ही आपको बताए थे हम, ठीक है, कि आपका महाड़ आंदोलन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था महाराष्ट्र में। कहां पे? और याद रखना, भीमराव अंबेडकर महार जातीय कुल के थे ना, किस जातीय कुल के थे जी? और याद रखिएगा 1927 में जब आपका किए थे किसके लिए? पानी छूने के लिए। उसको पानी सबको नहीं छुए दिया जाता था, नदी का पानी अशुद्ध माना जाता था, ये जब छू देगा तो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है? और मंदिर में प्रवेश नहीं करने जाता था, तो आपका भीमराव अंबेडकर कुछ लोगों के साथ मंदिर में प्रवेश किए और आपका मंदिर प्रवेश करने के लिए और पानी को छूने के लिए महार आंदोलन चलाए थे 1927। और याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जो है, इनका जन्म 1891 में हुआ है, 14 अप्रैल के दिन हुआ है। 14 अप्रैल कहां पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर जब मरेंगे तो कौन सा अपने जीवन के अंतिम धर्म को अपनाएंगे? कौन सा धर्म? और इनका मरण भूमि यानी कि चैत्य भूमि, ठीक है, जो इनका समाधि स्थल, क्या बोलेंगे हम लोग? भगत सिंह के बारे में याद रखिएगा कि भगत सिंह जो है, इनको फांसी पड़ा था 1931 में 23 मार्च के दिन, ठीक है? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को फांसी आपका पड़ा था आपका 1931। और उसी समय आपको याद रखिएगा 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता हो रहा था 1900 आपका कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी में आपका पहली बार आपका मौलिक अधिकार की मांग किया गया था जवाहरलाल। और उसी में गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता है और गांधी जी को काला झंडा कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1931 के कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन, वही सरदार पटेल अध्यक्षता किए थे। सरदार के बाद ही इनको गांधी जी के सहयोग से बारदोली की महिला। और याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह के नेता को कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। 1928 में हुआ था ना, कब हुआ था जी? 1928। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। और कहेगा चिपको आंदोलन जो साउथ में हुआ है, साउथ में भी कहा कर्नाटक में, उसको किस नाम से? तो अपिक्को आंदोलन, क्या बोलते थे? अपिक्को आंदोलन के नाम जानते थे, जो आपका हुआ था आपका कहां पे? तो आपका कहां पे? कर्नाटक। कहां पे हुआ था? तो याद रखिएगा। और भगत सिंह बोले थे साम्राज्यवाद का इनकलाब। और कहेगा यही भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो बोले थे लेनिन का पुस्तक पढ़ते हुए कि अभी एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी से मिलन हो रहा है। और याद रखिएगा यही आपका नारा दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। और पुस्तक लिखे थे वाई एम आई यथेष्ट, मैं नास्तिक। तो बहुत पढ़ने लिखने में टैलेंटेड आदमी थे, ठीक है, मतलब मरने वाले हैं और उस रात पुस्तक पढ़ रहे हैं, मतलब फांसी का बंदा लटक रहा, खुशी खुशी, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत मतलब क्या बता, ठीक है, भगत सिंह के बारे में। और याद रखिएगा आपका कि आपका कहेगा कौन किनका कथन है कि मेरा अंतिम उद्देश्य समाज के पंक्ति में खड़े लोगों का आंसू पोंछना है जवाहरलाल। मेरा अंतिम उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों का आंसू पोंछना। कौन बोले? जवाहरलाल। कहेगा आराम हराम है, कौन बोले? जवाहरलाल। हे राम कौन? महात्मा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। जय हिंद कौन बोले? जय हिंद कौन बोले जी? सुभाष चंद्र। कौन बोला था? किनका कथन था ये कि हिंदू मूर्ख थे जो उस मांग को ठुकरा दिए और मुस्लिम उससे ही मूर्ख थे जो आपको मांगने। अबुल कलाम। अरे लगभग वही ना, जरूरी एग्जैक्ट ही बोलना होता है। तो कभी ऐसा नहीं कहा पड़ी कुछ चीज, ठीक है? सुनिए, कहेगा कि हिंदू मूर्ख थे जो किसी से कुछ मांगने गए, हिंदू नहीं मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम मूर्ख थे। हम सही सुनिए, हम समझ गया। कहेगा आपका मुस्लिम मूर्ख थे जो आपका कुछ मांगने गए किसी से, ठीक है, वही बात हुआ।
कहेगा कि आपका मुस्लिम मूर्ख थे जो किसी से कुछ मांगने गए और आपका हिंदू मूर्ख था, उससे भी ज्यादा मूर्ख था जो उस मांग को कर दिया, ठुकरा दिया। ये कथन किनका? अबुल कलाम, अबुल कलाम हो जाए। अच्छा कहेगा विंग्स ऑफ फायर किनका है? एपीजे अब्दुल, एपीजे अब्दुल। और कहेगा अल हिलाल, अबुल कलाम, अबुल कलाम। अल हिलाल किनका है जी? अबुल कलाम। तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बताइए, ठीक है। कहेगा आपसे कि आर्मेनिया की राजधानी, आर्मेनिया की राजधानी एरेवन, आर्मेनिया की राजधानी कौन सा? एरेवन में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 17, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, 2026 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या था? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, ठीक है। लोगो है नीली तितली, लोगो से क्या रहेगा? और प्रकृति के लिए कार्रवाई करना, प्रकृति के लिए क्या करना? कार्रवाई करना। तो कहेगा आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन आपका 17, जो कोप 17 कहते हैं, वो आपका आर्मेनिया के एरेवन में हुआ है। और इसका लोगो कहेगा तो नीली तितली रहेगा। और यह आदर्श कहेगा तो प्राकृतिक के लिए कार्रवाई करना, ठीक है। प्राकृतिक के लिए, प्रकृति के लिए क्या करना, ठीक है, प्रकृति के लिए कार्रवाई। देखिए कोप की अगर बात करते हैं तो UNFCCC, ट्रिपल सी इसको बोलते हैं, ठीक है। UNFCCC के तहत आपका कोप का स्थापना किया गया था और पहली बार कोप 1 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। कोप फर्स्ट जो था जर्मनी के आपका बर्लिन में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। मगर कोप 8 के बारे में आपसे पूछेगा तो कोप 8 पहली बार दिल्ली में हुआ था। तो कहेगा पहली बार कोप 8 जो हुआ था कहां हुआ था? यानी कोप का पहला सम्मेलन पूछा कहां पे हुआ था? बर्लिन में। मगर भारत में पहला कौन वाला हुआ था? कोप 8, कोप 8, ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली में। कहां पे? फुल फॉर्म कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। फुल फॉर्म क्या होगा? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। आगे बताइएगा, कहेगा कि विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के खिताब कौन जीता? भारत। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का कौन खिताब जीता? आगे बताइएगा किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया? महाराष्ट्र। कहेगा वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्राप्त हुआ है। और महाराष्ट्र के बारे में हम आपको बताए थे कि महाराष्ट्र का ही 44वां यूनेस्को में शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य को, ठीक है। मराठा सैन्य, ठीक है, लैंडस्केप बोला था इंग्लिश में, तो याद रखिएगा इसको शामिल किया गया है आपका। और इसमें 12 गो है, क्या गो? 12 गो। और एक तमिलनाडु का इसमें है जिंजी किला, कौन सा? जिंजी किला। और बाकी 11 कहां का? महाराष्ट्र का। बाकी 11 कहां का? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बारे में याद रखिएगा कि महाराष्ट्र जो आपका है वहीं पर आपका AI यूनिवर्सिटी पहली बार आपका कहां खुला? महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा कहेगा AI आपका आंगनबाड़ी कहां पे? आपका आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र है। AI आंगनबाड़ी महाराष्ट्र है। हमको लगता है कि अमरावती में शायद एक बार देख लिया। आज ये कहां पे? याद रखिएगा आंगनबाड़ी, याद रखिए AI आंगनबाड़ी वाला बोले कहां पे? महाराष्ट्र। याद रखिएगा सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? अब कहेगा मुंबई किस नदी किनारे? भारत का वित्तीय राजधानी बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया बताइए, BCCI का मुख्यालय बताइए, कहां पे है जी? भारत का प्रवेश द्वार। कहेगा 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं का नगर कहां पे? और याद रखिएगा कि मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, वो आपका राजधानी है। और पहले आपका जो RBI का जो मुख्यालय होता था कलकत्ता में होता था, मगर आपका 1937 से इसका मुख्यालय कहां हो गया? इसका मुख्यालय कहां हो गया जी? याद रखिएगा भारत को वित्तीय राजधानी किसको बोल दिया था? भारत का वित्तीय राजधानी किसको बोलता है? चलिए रह देता है करंट अफेयर। बताए थे कि आपका चालन द्वारा ठोस चीज गर्म होता है, ठीक है। संवहन द्वारा आपका क्या कि गैस और आपका जल, ठीक है, यानी कि द्रव, ये सब आपका किससे होता है? संवहन, ठीक है। किससे होगा जी? संवहन। आइए विकिरण, रेडिएशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। विकिरण हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे? रेडिएशन। सुनिएगा ध्यान से सब कोई। किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचरण द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। उदाहरण, सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा वायुमंडल
वायुमंडल का गर्म होना क्या कहलाएगा? विकिरण कहलाएगा। तो सूर्य से प्रकाश जो निकल रहा है उससे पृथ्वी आपका वायुमंडल गर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। क्या बोल देंगे जी? पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी और अप्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है पृथ्वी के सतह को गर्म करता है, और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है, और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है, और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंग विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। आइए पूरा आपको समझा देते हैं। कहेगा आपसे कि जो सूर्य से निकला प्रकाश, ठीक है, तो पृथ्वी पर पड़ा, तो पृथ्वी पर जैसे पड़ा ना, तो अब क्या हो गया? पृथ्वी गर्म हो गया। अब क्या हो गया? और जब पृथ्वी गर्म हो जाता है तो पृथ्वी खुद अब बिहेव करने लगता है रेडिएशन की तरह कि यहां से अब गर्म होकर अब एनर्जी निकलेगा गर्म, ठीक है। और जब एनर्जी निकलेगा तो इससे वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से। क्योंकि जब इससे निकलेगा तो आपको ग्रीन हाउस गैस ऊपर में आपका है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, CFC कहते हैं सब, और ये सब निकलता है तो रोक लेता है और उससे वायुमंडल में क्या होता है? गर्म। और इसीलिए हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है ठंडा के दिन में, चाहे रात और दिन में देखेगा तो लगभग मौसम आपको समान मिलता है, नहीं कि बहुत ठंडा हम लोग रात में हो जाता है कि हम पूरा गर्मी के दिन है तो रात हुआ तो बर्फ जम गया, ठीक है, ऐसा नहीं ना होता है। मेंटेन टेम्परेचर रहता है, इसी कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जमा रहता है। और जो पृथ्वी से जो विकिरण आपका रेडिएशन निकलेगा वो दीर्घ तरंग का उदाहरण होगा, और सूर्य से आने वाला क्या होगा? लघु तरंग। यानी कहेगा कि वायुमंडल का गर्म होना लघु तरंगों से हो रहा है कि दीर्घ तरंगों से हो रहा है? तो याद है दीर्घ तरंगों से। और सूर्य से आने वाली विकिरण द्वारा हो रहा है कि आपका पृथ्वी के द्वारा। ऐसे नहीं कि सूर्य से ही नॉर्मली तो आया, मगर इनडायरेक्टली रूप से पृथ्वी से वो गर्म हो रहा है। अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट रूप से किससे गर्म हो रहा है? आदमी को तो मन में है कि सूर्य से प्रकाश देकर गर्म कर दे रहा है, मगर उससे गर्म नहीं हो रहा, उससे गर्म हो रहा पृथ्वी। और पृथ्वी गर्म होकर रेडिएट, जैसे आप चार्ज हो गया पृथ्वी उससे, और उसके बाद रेडिएट करने लगा उष्मा का, और उससे आपका क्या होता है? वायुमंडल क्या होता है? गर्म। दीर्घ आपका रेडियो तरंग निकलता है पृथ्वी से टकरा के, उसके बाद वायुमंडल क्या होता है? गर्म। और उसी से आपका वायुमंडल गर्म होता है, इसको रेडिएशन कहते हैं। तो बस समझ में आया एकदम शॉर्ट में अच्छा से, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी को रेडिएशन कहते हैं। कल भी हम समझाए थे आपको जब आपको सूर्य ताप पढ़ा रहे थे, तो कि जब सूर्य का किरण जब आपका निकलता है, ठीक है, और आपका किसी वस्तु से अगर टकरा के जाए तो जितना आया है और जितना टकरा के गया है उसके अनुपात को एल्विडो बोले थे। क्या बोले थे? जितना आया है और जितना टकरा के जा रहा है उन दोनों के अनुपात को क्या बोलते थे? एल्विडो बोले थे। और कहे थे कि जब पृथ्वी से सूर्य से निकलेगा वो दीर्घ यानी कि लघु, दीर्घ नहीं लघु आपका यानी माइक्रो आपका रेडियो तरंग होता है, लघु वाला होता है, शॉर्ट वेव रेडियो कहते हैं इसको, ठीक है। और कहेगा आपसे कि जो पृथ्वी से टकरा के जाएगा वो दीर्घ वाला होगा, आपका लॉन्ग रेडियो वेव होगा। बोले क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा ये सब चीज। आगे क्या कह रहा है? अभिवहन, जिसको कहते हैं एडवेक्शन, ठीक है। अभिवहन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? एडवेक्शन। अभिवहन को क्या बोलते हैं हम लोग? एडवेक्शन बोलते हैं। अभिवहन को क्या बोलेंगे? एडवेक्शन बोलेंगे। ध्यान सुनिएगा, कहेगा वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। अभिवहन तब बोलेंगे जब वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, जब ताप का संचालन हो तो उसको बोलेंगे अभिवहन। मतलब परपेंडिकुलरली नहीं, आपका वर्टिकली नहीं, आपका क्षैतिज जब वायु का संचलन जिससे ताप का स्थानांतरण हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिवहन यानी एडवेक्शन। क्या बोलेंगे? आपको याद रखना है अभिवहन के बारे में। आगे सुनिएगा, लंबवत संचलन के अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। कहेगा लंबवत के अपेक्षा कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? क्षैतिज वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। तो मध्य जो अक्षांश आपका मिडिल वाला जो आपका जोन है, अक्षांश को आपको कहते हैं लैटिट्यूड लाइन जो होता है, वहां पर मध्य अक्षांशों के पास जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? तो याद रखना है कि उसमें मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम से आने वाला भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होता है। किस कारण होता है?
अभिवहन कारण होता है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है और उससे उष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। क्या होगा, नीचे वाला जो है आपका गर्म रहेगा, ऊपर वाला ठंडा रहेगा, तो नीचे से कहां जाएगा, ऊपर। गर्म वायु कहां फ्लो होगा, आपको बताया था ना कि हीट का ट्रांसफर जो होता है आपका हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है। याद रख लीजिएगा, हीट का ट्रांसफर जो होता है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होता है और कब तक जाते रहता है, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, संतुलन की अवस्था में ना आ जाए। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। आगे याद रखिएगा, और इससे उष्मा का संचार निम्न अक्षांश क्षेत्रों से उच्च अक्षांश क्षेत्रों तक भी होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्मा का संचार करती है। कोई भी चीज जहां से आपका गर्म होगा वहां से आपका ठंडा की ओर क्या होगा, प्रवाहित होगा। ये बात आपको शॉर्ट में याद रख लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में विशेष उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाला स्थानीय पवन, ठीक है, लू अभिवहन का ही आपका क्या होता है, परिणाम होता है। तो लू जो है एक प्रकार का जो हम लोग राज्य में या स्थानीय पवन चलता है, लोकल विंड जिसको कहते हैं, वो लू जो है अभिवहन का ही उदाहरण। अगर पूछ ले कि किसका उदाहरण है, अभिवहन। और अभिवहन जो वायु का क्षैतिज संचालन होता है, ताप का वितरण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिवहन। क्या बोलते हैं जी, अभिवहन। देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का उष्मा बजट। हम उस दिन आपको चर्चा कर रहे थे और वहां नहीं दिया था, दूसरा वर्ड घुसा दिया था इस बारे में। ठीक है, मगर आपका उष्मा बजट हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि उष्मा बजट क्या होता है। ठीक है, कोई आए थे। ठीक है, तो बजट मतलब पहले तो ये समझ लीजिए कि बजट मतलब पूरा इसमें सूर्य ताप का कितना % भाग पृथ्वी पर रहेगा, कितना वायुमंडल से रिटर्न कर जाएगा और कितना कैसे, ठीक है, पूरा आएगा और आपका रिटर्न कर जाता है, उसको आपका बजट एक तरह से, मतलब जितना आया उतना ही बजट बैलेंस, ठीक है, संतुलन बजट एक तरह से कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का उष्मीय बजट। आइए उष्मा बजट के बारे में ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, समझिएगा उष्मा बजट क्या होता है। ठीक है, सुनिएगा, सबको ध्यान सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है जी। मान ले कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, ठीक है, प्राप्त सूर्य ताप 100 इकाई है। थोड़ा ध्यान से, वायुमंडल का, ठीक है, कहेगा मान ले कि वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य ताप कितना है, 100 इकाई। 100 यूनिट या 100% जितना आप जो बोलना है समझना, मैथ बनाते हैं ना, 100 यूनिट मान के, क्या 100% आप मान लेते हैं। ठीक है, तो बस वही आपको है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि वायुमंडल के ऊपरी परत पर कितना आपका उष्मा है, याद रखिएगा सूर्य ताप कितना है, 100 इकाई है। और इन 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि कितना % भाग पृथ्वी पर बिना पहुंचे ही अंतरिक्ष में दोबारा लौट जाती है। याद है 35%, मतलब वो वाला तो पृथ्वी पर आया ही नहीं। ठीक है, 35% भाग 100 में से पृथ्वी पर आया ही नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो क्या कितना % पृथ्वी तक तो आती ही नहीं है, ऊपर से ही लौट के चल जाएगी। कितना % को लिखा जो रखिएगा 1%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में प्रवाहित हो जाती है और सौर विकिरण की इस परावर्तन की मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहता है। एल्बिडो समझ चुका है, तो अब एल्बिडो टफ नहीं लग रहा होगा आपको, है कि नहीं। एल्बिडो समझ चुका है कि जितना आएगा और जितना रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों का अनुपात जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। आगे आ जाइए, कहेगा प्रथम 35 इकाइयां को छोड़कर 35 छोड़ दीजिए, 35 छोड़ दीजिए, कितना बचेगा, 65। कितना बचेगा, अब हम लोग 65 के बारे में बात करें, 65 में कहा क्या खर्च हो रहा है। तो याद रखिए 65 इकाइयां अवशोषित होती है, तो 35 को छोड़कर बाकी 65 इकाइयां अवशोषित होती है। अब आइए 14 वायुमंडल में, 14 कहां पे, 65 में से 14% कहां पे, वायुमंडल में अवशोषित हो जाएगी। 35 में से 14% का, हाँ 65 में से 14% कहां पे, वायुमंडल में क्या हो जाएगी, और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा, 51 पृथ्वी के, तो 65 में से अगर कहिएगा कि वायुमंडल द्वारा अवशोषित कितना होता, अब पृथ्वी द्वारा कितना होता, 51 होता है। तो पूरा क्लियर हो रहा है ना। आइए पृथ्वी द्वारा कितना, तो याद है 51। अब जो पृथ्वी द्वारा अवशोषित वे 51 इकाइयां पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। अभी थोड़ा देर पहले आपको समझाएं कि आपका जो विकिरण समझा रहे थे, आपको तब समझाए थे। ठीक है, आपका विकिरण समझाए थे, बोले थे ना कि आपका पृथ्वी जो होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जो होता है, तो इसको गर्म कर देता है और ये खुद पार्थिव विकिरण की तरफ बिहेव करने लगता है।
है कौन? पृथ्वी। मतलब समझिए कि यही सब उसमें जा रहा है, सूर्य से नहीं आ रहा। कहने का मतलब यही सब जा रहा है और गर्म करेगा। इतना कभी गर्मी के दिन देखिएगा कि आप चलिएगा ना, अगर चप्पल पर पहन के, चाहे मतलब कहने का मतलब हाफ पैंट पहन के चलिएगा, कहने का मतलब तब ठीक है, गोड़वा में धा मारता नीचे, यहाँ पे लग जाना कि वहां पर नीचे से एकदम नीचे से मारा पृथ्वी पर से नहीं, ठीक है, तो लगेगा बहुत नीचे गर्म है। जब थोड़ा देर चलिएगा तो लगेगा पूरा गर्म कर देता है यहाँ कुछ दूर पैर का जो भाग है। तो याद रखिएगा आपका पार्थिव विकिरण के रूप में काम करने लगता है। तो याद है 51% जो पृथ्वी की तरफ शोषित किया गया, शोषित किया तो गर्म हो गया पृथ्वी, अब उसके द्वारा खुद पृथ्वी एक पार्थिव विकिरण की तरह काम करने लगता है, पिंड की तरह काम करने लगता है कौन? पृथ्वी। और आपको 51% क्या कर लेता है? अरे रिफ्लेक्ट करता है। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट ना, ठीक है। तो अवशोषित इकाई को पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती है। लौटाना मतलब रिफ्लेक्शन करना, रिफ्लेक्ट करना, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, और इसमें से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, ठीक है। इसमें से कितना इकाइयां? 17 इकाइयां कहां चली जाएगी? बच गई कितना? 51 में से 34 ना। अरे 17 दिया 51 होता है, 17 चल गई, 34 बच गई, 17 तो नहीं 34 बच गई, ठीक है। और 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। 6 इकाइयां, 34 में सुनिए, 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा और 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा, ठीक है, आपका 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। क्या बोल रहा है कि 34 इकाइयां जो है, देखिए ध्यान समझिएगा, 34 इकाई, 17 इकाइयां आपका क्या हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष में सीधे चल गया, बच गया कितना? 34। तो 34 इकाइयों में से वायुमंडल द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा अवशोषित होता है, जिसमें 6 इकाइयां किसके द्वारा? स्वयं वायुमंडल द्वारा, और 9 इकाइयां कहेगा तो संवहन, 9 इकाइयां किसके द्वारा? और याद रखिएगा आपका 19 इकाइयां संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का क्या करता है? अवशोषण होता है। 48 इकाइयों क्या होता है? और इसमें से 14 इकाइयां सूर्यताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। इसमें से 14 इकाइयां किसका होगा? मतलब 48 जो है उसमें से 14 इकाइयां किसका होगा और 34 इकाइयां किसका होगा? पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा, वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से, पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 कितना हो गया? 65। और वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन इकाइयों का संतुलन कर देती है जो पृथ्वी के द्वारा प्राप्त होती है, और यही पृथ्वी का उष्मा बजट अथवा उष्मा संतुलन कहलाता है। इसी यही आपका जो है पृथ्वी का उष्मा बजट और उष्मा क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। तो समझ में आया? याद रखना है आपको कि 100% पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में रहेगा, उसमें से 34%, कितना परसेंट? 35% ना, उसमें से 35% जो है आपका वहीं से आपका वायुमंडल में, आपका अंतरिक्ष में लौट जाता है। बाकी कितना बच गया? 65। बाकी कितना बच गया? 65। और 65 में से आपको याद रखना है 14% कितना वायुमंडल के द्वारा ना, 14% किसके द्वारा? वायुमंडल के द्वारा, और आपको 51% किसके द्वारा? पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लेता है। और 14% जो था उनको काउंट करना है, अभी रोक ले रहना है, ठीक है। तो वही 48 हुआ था जोड़ के, जो 35 आपका था ना वही आप समझ नहीं पाएंगे, हम समझा दे रहे हैं पूरा तुम अपना भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद है मैं 14% वायुमंडल में अटक गया था, ठीक है, और आया नीचे कितना? 51। आया नीचे कितना? और जैसे देखिए मेरा लैंग्वेज थोड़ा समझिए, एक लाइन समझ में आ जाएगा। अभी आप जब पढ़े होंगे तो बहुत लोग को नहीं समझ में आएगा, आपको पता है, ठीक है, मगर हम जब बोलेंगे तभी सब सीख के जाएगा उसमें बजट क्या होता है, क्वेश्चन आएगा धुआं धुआं हो जाएगा। सुनिए, कहेगा आपसे कि आपका 14% कौन? वायुमंडल। तब ध्यान समझिए, 14% कौन? वायुमंडल। 51% पृथ्वी, 51%। और पृथ्वी जब उसको अवशोषित कर लेता है तो स्वयं पृथ्वी स्वयं जो है आपका पार्थिव विकिरण के रूप में काम करने लगता है, और ये 51% वायुमंडल में क्या करता है? उड़ेल देता है, लौटा देता है। कहने का मतलब कौन? पृथ्वी, ठीक है, क्योंकि ये पार्थिव विकिरण की तरह बिहेव करने लगता है। कौन? पृथ्वी, ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें से आपको याद रखिएगा 51% लौटा है ना, उसमें से आपका वायुमंडल 17% जो 17, उसमें 17 जब 51 में से लौटेगा तो 17 आराम से घर चल जाएगा अपना जहां से आया था, ठीक है। 17 कहां चल जाएगा? अंतरिक्ष में चल जाएगा 17। बच कितना गया? 34। बच कितना गया? अब 34 में से याद रखिएगा आप कितना, तो आप 34 में से 6 स्वयं वायुमंडल द्वारा, 6 किसके द्वारा और 9 किसके द्वारा? संवहन द्वारा, और गुप्त ऊष्मा द्वारा 19, गुप्त ऊष्मा द्वारा 19। अब बाकी पहले 14 पहले वायुमंडल हम बोल लिए थे, ये सब को जोड़िएगा तो कितना बच गया था?
कितना बज गया? और ये आपका किसके द्वारा आप स्विच हो जाता है? तो आपका फिर से आपका वायुमंडल में से आपका चल जाता है कहां पे? अंतरिक्ष में। ठीक है, कहां चल जाता है जी? अंतरिक्ष में। और यही आपका क्या कहलाएगा? ये 48 ये वाला था। ठीक है, और आपका पहले से कितना गया था? 17 गया था ना। ठीक है, 48 17 कितना हो जाएगा? 65। 48 65 है ना। हाँ, 65 लौट के आया था जी। अब 65 तो हम लौटा दिए। 65 क्या कर दिए? लौटा दिए। 65 की बात है, 35 तो पहले ही लौट गया था। हम 65 का रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, 65 कैसे कैसे कहां से लौटा? ठीक है, तो 65 जो आपका है वो पूरा आया और कैसे कैसे गया पूरा समझ में आया। और इसी संतुलन को मतलब जितना आया था पृथ्वी पर एक्चुअल में पूरा फिर चल गया। जितना आया था उतना फिर चल गया। इसी को उसमें संतुलन या उसमें बजट कहते हैं। सब समझ में आया कि एक बार फिर सुनना चाहते हैं? फिर से हो जाए सुनो ध्यान से एक एक लाइन समझ। देखिए ये बहुत जब आपने पढ़ के देखिएगा, अगर नहीं भी साबित, ठीक है, नहीं समझना इसका लैंग्वेज आपको। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, पता है उसमें बजट जो होता है नहीं समझ में आता है। ध्यान समझिए, पूरा लाइन समझ में आ जाएगा आपको। एक लाइन इसके रहस्य का बात ध्यान समझिएगा। उष्मा बजट, ठीक है, आपका पृथ्वी के बहिर्मंडल या बाहरी मंडल में हैंडेड इकाई जो आपका सूर्य ताप रहता है, इंसुलेशन इंग्लिश से बोलते हैं, इंसुलेशन। ठीक है, सूर्य ताप इंग्लिश से कहते हैं इंसुलेशन। हैंडेड इकाई है या 100% है। उस 100% में से 17% पहला ही अंतरिक्ष में लौट जाता है। 35 में कहां लौट जाता है? 35 कहां लौट जाता है? और उसके बाद बच गया कितना? 65। कितना बच गया? जो रेट आप लोग बताते रहिए। ठीक है, उसमें कितना बच गया? 65। और 65% आता है पृथ्वी की ओर, तो उसमें से आपका कितना परसेंट? 14% किसके द्वारा? 14% वायुमंडल द्वारा। और जब 14% घटाइएगा तो 51 बचा। 51 चाहे था पृथ्वी, और पृथ्वी उससे गर्म होकर खुद बिहेव करने लगती पार्थिव विकिरण की तरह। कैसे? 14 मिनट में रखिएगा। कितना? 14 मिनट में रखना कि अभी है वायुमंडल में। क्या शोषित किया वायुमंडल? अभी लौटाए नहीं है। तो जब लौटाएंगे तो इसको जोड़ के 65 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी 51, अभी पृथ्वी में कितना आया है? 51। अब 51 का कैलकुलेशन वो करेंगे। ठीक है, देखिए तोड़ते जा रहा है ना। 51 सुनिए, 51% आपका जो है वो आपका पृथ्वी की धरातल पर आता है, और पृथ्वी स्वयं उसके बाद गर्म होकर पार्थिव विकिरण यानी खुद रेडिएट करने लगती है उष्मा का 51%। और उसमें से आपको याद रखिएगा 51% लौट जाता है वायुमंडल में, और उसमें से 6% खुद वायुमंडल अपने पास ले रखता है, और संवहन द्वारा 9%, और उष्मा की गुप्त उष्मा द्वारा अगर कहेगा 19%। ये तीनों जोड़िएगा, 9 6 15 19 जोड़िए कितना आता है? 9 6 15 19 कितना होगा? 34 ना। कितना होता है जी? 34। और आपका बच गया कितना? 17। कितना बच गया? 17। ठीक है, याद रखिएगा ये सब अवशोषित कर लिया जाता है आपका किसके द्वारा? तो याद रखिएगा जो आपका जो वायुमंडल जो है जिसमें कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सब के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद आपका 14% पहले वाला था, वो सब को जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? और उसके बाद सब के सब क्या होता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। इसी को उष्मा संतुलन, यानी एक बार पृथ्वी पर सब आया और उसका फिर धीरे धीरे क्या हो गया? आपका रिटर्न हो गया। कितना कितना कहां से? क्वेश्चन ये बन जाएगा आपसे कि वायुमंडल द्वारा जब आता है आपका तो कितना परसेंट पहली बार में 65 में से कितना? तो आपका 65 में से कितना अब्जॉर्ब कर लेता है? 14। कितना? 14। पवने कौन बचता है? तो उसके बाद क्या आएगा? पृथ्वी पर पूरा कितना पहुंचता है? 51। कितना पहुंचता है? 51। और पूरा का पूरा 51 के 51 पृथ्वी में उड़ेल दिया जाता है वायुमंडल फिर से, उसमें से खुद वायुमंडल अपने पास कितना रख लेगा? 6। और आपका संवहन में कितना भेज देगा? 9। और 19% कहां पे? गुप्त उष्मा द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त उष्मा द्वारा आपको याद रखना है। तो याद रहेगा उष्मा बजट, बोलिए कितना? ठीक है, तो उष्मा बजट याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है क्या पढ़ना है? तापमान। क्या पढ़ना है? यानी टेम्परेचर। कितना टाइम हुआ जी? तो वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ, वायुमंडल और भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया को, ठीक है, वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्यताप की अन्योन्य क्रिया को, ठीक है, अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा को क्या कहते हैं? तापमान के रूप में मापा जाता है। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ, देखिए अभी आप पढ़े ये सब पूरा तो नहीं, कुछ तो समझ में आया। एक तो वायुमंडल द्वारा और एक पृथ्वी की तरफ भूपृष्ठ द्वारा जो आ रहा है उष्मा, ठीक है, तो उसका द्वारा जो अन्योन्य क्रिया किया जा रहा है आपस में, म्यूचुअल। अन्योन्य मतलब तरह से क्या? म्यूचुअल। म्यूचुअल समझते हैं
एक दूसरे से जो वो होता है म्यूचुअल। अरे म्यूचुअल मतलब बोलते हैं हम लोग क्या, ठीक है, याद है, म्यूचुअल नहीं समझते आप लोग। जैसे म्यूचुअल कहने का मतलब ऐसे समझिए कि म्यूचुअल मतलब आपसे हमको जरूरत है और आपसे हमको जरूरत है, म्यूचुअली। जिसको आपको अगर बोलते हैं लाइकेन, जिसको बोलते हैं सहजीविता, जिसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं एक तरह से। उसमें यही जरूरत होता है जी कि आपका सवाल को क्या जरूरत होता है, प्रोटेक्शन, कि कवक उस पर बैठ जाए और उसको प्रोटेक्ट करे कि हमको बचाओ। और कवक क्या खाएगा, सवाल जो बनाएगा वो खाएगा। तो कवक खाएगा सवाल का बनाया हुआ और सवाल को रक्षा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। लाइकेन का निर्माण होता है, किसे बनता है? और लाइकेन जो है रियल रूप में नीला होता है। कैसा होता है? नीला, गहरा नीला आपका होता है लाइकेन, याद रखिएगा। और आपको जब लिटमस पत्र में जब जाता है लाइकेन तो आपका अम्ल वाला को नीला से लाल कर देता है, नीला से क्या कर देगा, और आपका क्षार वाला को याद रखिएगा कैसा, लाल से ट्रिक याद रखिएगा। अनील छोलनी, अनील और छोलनी, अ से अम्ल, नीला से लाल, ठीक है, अनील, और से क्या होगा अम्ल। जब भी कहेंगे कि अभी सबको होता है, एग्जाम में जब बैठेगा ना सब कंफ्यूज होता है, ठीक है, हमको भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सब याद है ना, अनील छोलनी याद रखिएगा कि प्रेशर एग्जाम में रहता है, गलत करिए छोटे क्वेश्चन। और से क्या होगा अम्ल, अम्ल जो है नीला से क्या करेगा, और छोलनी छ से क्षार, लाल से नीला, लाल से याद रखिएगा लिटमस पत्र के बारे में कि अम्ल और क्षार के बारे में कैसे कैसे रंग चेंज होगा। आगे सुनिए, जहां उष्मा किसी पदार्थ, जहां उष्मा किसी पदार्थों के कणों के अणुओं की गति को दर्शाता है। देखिए उष्मा जो है, उष्मा ताप में क्या बता रहा है कि उष्मा जहां क्या होता है, पदार्थ के अणुओं के गति को दर्शाता है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। तापमान का उष्मा के बीच क्या अंतर है, तो तापमान और उष्मा के बीच यही अंतर है कि तापमान जो है किसी पदार्थ या स्थान का किसी पदार्थ या उस स्थान का तापमान में डिग्री में मापन है, जबकि आपका उष्मा जो है आपका क्या है, तो याद रखिए क्या है, अणुओं की एक तरह से गति है, अणुओं की एक तरह से क्या है, गति है, याद रखिएगा। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है, किसके द्वारा, कारकों द्वारा। जिसमें से एक अक्षांश याद रखिएगा, एक उगनता जिसको एल्टीट्यूड कहते हैं, याद रखिएगा, समुद्र से दूरी के आधार पर होता है, और वायु संहति तथा महासागरीय धाराओं के द्वारा। और इसके बारे में कल से हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है, हर लोग पढ़ेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो देख लीजिए एक बार, रिजल्ट रुकेगा जी, ठीक है, जितना रिवीजन कर लीजिएगा।